Hello students, welcome to my channel. I am your CSK sir, your guide to JEE Chemistry. Okay, so today's lecture we are going to study about the hydrocarbons. ये हमारा हाइड्रोकार्बन का सेकंड लेक्चर होने वाला है। इससे पिछले लेक्चर में हमने वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा और सेकंड लेक्चर में आज हम कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेम रिएक्शन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएगा, यानी +2 के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, सो अगर हम बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाया जा सकता है एल्केन को। ओके, तो जो हाइड्रोकार्बन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज करेंगे, जो भी हमारे पास सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन की बने कि हमारे पास जो RCOOH है, ONA सॉल्ट है बेसिकली, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, उसकी जो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करके रिएक्शन प्रोसीड करवाना। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अब इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर रहे हैं तो यहाँ पे दो टाइप से रिएक्शन होंगी, एक कैथोड और एक एनोड का इलेक्ट्रोड होगा, उस पर रिएक्शन होंगी। तो एनोड पे हमारे पास जो प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास रहेगा आर आर यानी कि एल्केन प्लस CO2, जबकि जो हमारा NaOH प्लस H2 जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास होगा यानी सॉल्ट होगा उसका एक्वस सॉल्यूशन, उसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एल्केन बनेगा। ओके, और इसमें जो भी है आर, दो आर ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अभी हम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और अगर मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड्स होगा, जिनको मैकेनिज्म में थोड़ा इंटरेस्ट होगा वो इसको देख सकते हैं अच्छे से कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा कि हमारे पास सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर बात करें कि हमारे पास जो सॉल्ट है इसका अगर हम बात करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, तो RCO- होगा और प्लस साथ में सोडियम प्लस मिलेगा। ओके, और जो वाटर है अगर वो हाइड्रोलिसिस करता है तो हमारे पास क्या बनाएगा, H+ एंड OH-। यानी सॉल्यूशन में हमारे पास दो टाइप के कैटायंस हैं, दो टाइप के एनायंस हैं। कैटायन हमारे पास एक सोडियम प्लस है और एक हमारे पास H+ है। ओके, तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका नाम सुना होगा आपने कि कैथोड पे क्या होगा, हमारे पास रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन के लिए कंडीशन होती है, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होगा। तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है एज कम्पेयर टू H+, इसलिए सोडियम की कंपेयर में H+ पहले माइग्रेट कर जाएगा कैथोड पे और वहां पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करके H2 बना के यानी हाइड्रोजन गैस बना के यहाँ पे अपने पास रिलीज हो जाएगा। ओके, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है, रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होगा यहाँ पे, H+ का। ओके, और रीजन पूछा जाएगा क्यों हो रहा है तो बोलेंगे सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन पहले रिड्यूस होगा। सेम अगर बात करें कि अगर एनोड के कंपेयर में बात करें कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास दो एनायंस हैं। अब COO- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए पहले वो ऑक्सीडाइज करेगा यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, फ्री रेडिकल। ओके, अभी जो फ्री रेडिकल है इसको जब हम हीट करेंगे थोड़ा तो बेसिकली क्या होगा, इसमें से CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व होगी। ओके, CO2 गैस जाएगा तो हमारे पास बनेगा R- यानी फ्री रेडिकल बना। अब ऐसे दो R रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एल्केन कैथोड या एनोड में कहाँ बन रहा है, तो हम बात करेंगे कि एनोड, एनोड के ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, और साथ में अगर देखा जाए तो CO2 गैस भी यहाँ से इवॉल्व हो रही है। तो CO2 गैस प्लस एल्केन, ये दो चीज हमारे पास कहाँ फॉर्मेशन होंगी, एनोड पे। ओके, अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो फर्स्ट अगर देखो तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस खत्म होने जाएगी तो पीएच क्या होगा सॉल्यूशन का पूछा जाता है, तो पीएच बेसिकली क्या होगा हमारे पास, 7 से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो ऊपर रिएक्शन में हमने देखा था कि NaOH और KOH वगैरह जो हमारे पास है वो फॉर्म होगा। तो NaOH क्या होता है, बेस होता है, बेस अगर है तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। ओके, तो सॉल्यूशन जो होगा उसका पीएच जो होगा ग्रेटर देन 7 मिलने वाला है अपने को यहाँ पे। ओके, सेकंड अगर बात करें कि अगर आप देखो कि सेटअप कैसा होगा हमारे पास, तो कुछ ऐसा होगा कि एक बीकर होगा हमारे पास, उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं प्लेटिनम के, एनोड एंड कैथोड। ओके, प्लेटिनम में क्यों यूज किया, क्योंकि बहुत ही लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है ये फिल किया हुआ हमने RCO- और Na+ का सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो CO2 और हाइड्रोकार्बन जो हमारा बन रहा है वो कहाँ से रिलीज होने वाला है, वो एनोड से रिलीज होगा। और कैथोड से क्या रिलीज होगा हमारे पास,
हाइड्रोजन गैस। ओके, तो हाइड्रोजन जाएगा H2 यानी कैथोड से। और सॉल्यूशन के अंदर अगर हम बात करें, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या बचा रहेगा अगर बात की जाए तो सॉल्यूशन में NaOH प्रेजेंट रहेगा, जिसके सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास बेसिक हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया HCOO माइनस यानी फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, अब H है तो H2 बनेगा। ओके, तो एनोड पे भी H2 बनेगा, कैथोड पे भी हमारे पास H2 बनेगा, तो दोनों ही कैथोड एंड एनोड दोनों पे कौन सी गैस रिलीज होने वाली है, H2 गैस रिलीज होने वाली है। ओके, और इलेक्ट्रोलिसिस की सॉल्ट की बात करें तो हमेशा अपने को कैसा एल्केन मिलने वाला है, हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन मिलने वाला है। ओके, क्योंकि जब भी एक भी कार्बन होगा सामने से, अगर आप अनसिमेट्रिकल भी लोगे तो हमेशा वो आपस में कंबाइन करके क्या होगा, सिमेट्रिकल बन जाएगा। ओके, यानी इवन नंबर ऑफ चेन्स आपको मिलने वाली है कार्बन की। ओके, और जो मैकेनिज्म की हम बात करेंगे, आप इसमें लिखोगे कि हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म जा रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सजेस्ट किया गया है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस जाएगा। अब अगर बात करें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है हमारे पास कि आप क्या करोगे, आपके पास जो भी सॉल्ट गिवन होगा उसमें से आर रेडिकल निकाल लो बाहर। ओके, तो आर यहाँ से आर रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा। सेम इस तरह दूसरा जो हमारे पास सामने कंपाउंड होगा उसका भी आर रेडिकल आएगा, और दोनों आर रेडिकल को आपस में कंबाइन करके आप क्या बना दोगे, यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन कर दोगे। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा सीधा हम क्या करेंगे, आर रेडिकल बनाएंगे, उसका सामने से कोर आर रेडिकल, दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद अगर बात की जाए, अभी क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले अगर देखें कि लिमिटेशंस क्या है इसके। ओके, तो अभी बात की थी सर सिमेट्रिकल एल्केन बन सकता है, अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट लेने पड़ेंगे, और दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट का मतलब है कि वहां पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाएगा। यानी ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर मिलने वाला है प्रोडक्ट का कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए कि इस मेथड से हम बेसिकली CH4 को नहीं बना सकते बैटरी इल्ड में। ओके, अगर हमने एक हाइड्रोजन लिया यानी H फॉर्मिक एसिड लेना पड़ेगा, एक अपने पास क्या लेना पड़ेगा, एसिडिक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा, और एक हमें लेना पड़ेगा फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। तो ये भी हमारे पास क्या बनाएगा, एक तो हमारे पास CH4 बना सकता है, दूसरा हमारे पास CH3 बन सकता है, और एक H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ओके, तो CH4 के बनने की टेंडेंसी क्या रहेगी, बहुत कम, क्योंकि हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके H2 गैस पहले बना लेंगे। ओके, सेम अगर इस तरह बात की जाए कि कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे किया जाएगा, अभी हमने ट्रिक की बात की थी कैसे सॉल्व करना है, कि जो हमारे पास ये ग्रुप है, ये R ग्रुप हो गया हमारा, यानी आप बनाओगे यहाँ पे CH3 रेडिकल, सामने से एक और CH3 रेडिकल हो गए, और इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दोगे, यानी प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3। ओके, दोनों ही कार्बन को आपको कनेक्ट करना है। सेम नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पे बनेगा C2H5 यानी कि चार कार्बन का हमारे पास ब्यूटेन का फॉर्मेशन है। ओके, थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी बात की थी क्या बनेगा, रेडिकल बनाएंगे सबसे पहले, तो दोनों के पास कार्बन के पास क्या होगा, रेडिकल। अब ये किसी और से करने के बजाय क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर फॉर्मेशन करेगा। ओके, हमने वुड सिलेक्शन बात करती है कि इंटरमोलिकुलर के कंपेयर में इंट्रामोलिकुलर ज्यादा प्रेफर करता है, तो इसमें जो प्रोडक्ट हमारे पास मिलने वाला है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इथीन का फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, इस तरह अगर फोर्थ क्वेश्चन में बात की जाए तो यहाँ भी सेम रहेगा अपने पास कि दो फ्री रेडिकल बनेंगे, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके अपने पास एल्कीन बना लेंगे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें तुम्हारे पास बहुत ही सिंपल है, दो एल्कीन लेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, ये रहा। ओके, सिक्स क्वेश्चन, इसमें पहले से डबल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या किया जाए, तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी एक रेडिकल, यहाँ डबल बॉन्ड CH रेडिकल, अभी आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि इथाइन। यानी इस रिएक्शन को हमें एल्कीन और एल्काइन दोनों के फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास तीन डिफरेंट आ जाते हैं तो आप कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, उन सबके प्रोडक्ट्स के नंबर बताने हैं और कौन कौन से आएंगे। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके साथ खुद का रिएक्शन करवाएंगे, यानी सबके खुद के रिएक्शंस करवा के देख लेते हैं कि सब अगर खुद के साथ फॉर्मेशन करेगा तो क्या बनेगा। ओके, तो अगर फर्स्ट का खुद के साथ होगा तो CH3 बनेगा एक प्रोडक्ट, सेकंड का आपस में बनेगा तो CH3 CH2
CH2 CH3। तो थर्ड आपस में करेगा तो तीन कार्बन है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ C3H7। तो H7 C3H7, इसको बेसिकली हम बोलेंगे एन हेक्सेन। 6 कार्बन है और एल्केन है, तो इसका नाम होगा हमारे पास एन हेक्सेन। ओके। इसका तो कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH3। ओके। इस तरह सेकंड थर्ड के साथ कंबाइन कर सकता है, तो यहाँ पे 5 मेंबर का हमारे पास बनेगा, तो CH3 CH2 ये बनेगा हमारे पास। और एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो फर्स्ट है वो लास्ट के साथ कंबाइन कर लिए। ओके, तो हमारे पास CH3 CH2 CH2 इन 4 कार्बन। तो हमारे पास ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्केन फॉर्मेशन। तो टोटल कितने टाइप्स के बनेंगे यहाँ पे? 6 टाइप्स के हमारे पास बनेंगे। ओके, तो टोटल हमारे पास 6 प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रोलिसिस की एक बात की जाए कि यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जा रहा है। तो अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जा रहा है तो बीच में अगर आप देखो, आपको मैकेनिज्म में याद हो तो पहले आर रेडिकल बन रहा है। ओके, और साथ में CO-। थोड़ा पीछे चलते हैं रिएक्शन में, तो थोड़ा मैकेनिज्म वाले पार्ट पे एक बार फॉलो आते हैं। यस, यहाँ पे आइए आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है। फ्री रेडिकल कहाँ का बन रहा है? एक फ्री रेडिकल ये बन रहा है आपके पास, और एक फ्री रेडिकल आपके पास ये बना है। यानी कि रिएक्शन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। ओके, तो अगर फ्री रेडिकल बन रहे हैं तो आपस में कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए बात करेंगे कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा जाएगा कि पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने कितने हमारे पास है। जैसे हमारे पास ये था, अभी आप क्या कर सकते हो इसमें कि इसमें 2 टाइप के फ्री रेडिकल है। कौन कौन से? C2H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, और दूसरा हमारे पास है C2H5 रेडिकल। ओके, तो C2H5 रेडिकल खुद से कंबाइन करेगा तो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि C2C4H10। सेकेंड, यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होने के चांसेस है। जब भी फ्री रेडिकल आपके पास आएगा तो ये यहाँ से बेसिकली H के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या मिलने वाला है? C2H4 और C2H6, यानी एल्केन और एल्कीन बनेंगे। तो दोनों ही हमारे पास क्या रहेंगे इसमें? माइनर प्रोडक्ट्स रहेंगे। ओके, और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों आपस में कंबाइन कर ले। एक पॉसिबिलिटी भी है, तो जो कि हमारे पास क्या बनाएगा? एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो यहाँ पे एस्टर के फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं। तो इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट में अगर आपसे पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा जाता है, आप इन सब पॉसिबल प्रोडक्ट्स को कंसिडर करेंगे। अगर ऑप्शंस में आता है कि इनमें से कौन कौन से पॉसिबल्स हैं, तो हम इन सबको टिक करके आएंगे वहां पे। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शंस पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही रिलेटेड है। इसमें भी बेसिकली हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं या हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। रिएक्शन का नाम हमारे पास है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, और इसका एक और नाम है, नेमिंग रिएक्शन से भी कहा जाता है ऑकवर्ड डिग्रेडेशन। ओके, डिग्रेडेशन टर्म का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन टर्म का मतलब होता है हमारे पास कार्बन चेन को कम करना, डिग्रेड करना, यानी कि कम करना। ओके, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का रिमूवल। ओके, तो एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड अ डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 का रिमूवल हमारे पास क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। या फिर एक और मेथड बोल सकते हो कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होगा? COH, उससे हमारे पास क्या करना है? COH को रिप्लेस करना है H से, उसको हम क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, यहाँ पे क्या रिएजेंट यूज होगा हमारे पास? तो रिएजेंट जो यूज होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको नाम याद रखना है। बेसिकली ये यूज होगा हमारे पास सोडा लाइम। ओके, सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम बेसिकली होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, और ये रेशियो कितना होता है? 3:1, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास ज्यादा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1/3 होगा उसका। ओके, तो इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं सोडा लाइम। और फंक्शन क्या रहेगा इसका? इसका फंक्शन रहेगा डीकार्बोक्सिलेट करना, यानी कि CO2 का रिमूवल ऑन हीटिंग। यानी कि जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड की अगर बात करें, दोनों ही यहाँ पे आ जाएंगे, यानी एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों चलेंगे। NaOH की प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट करते हो तो आपके पास क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा, या फिर आपको बेंजीन मिलेगा। ओके, और साथ में Na2CO3 रिमूव हो जाएगा। ओके, अगर इसके मैकेनिज्म की बात की जाए कि कैसे हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है कि RCOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को जो सोडियम NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होगा, यानी जो OH माइनस है वो क्या करेगा? H ले जाएगा। ओके, तो वाटर बना लेगा और साथ में सॉल्ट रहेगा। अब इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो डीलोकलाइज होके जाएगा
तो यहाँ से आर माइनस हमारे पास बाहर निकलेगा। तो आर माइनस बन रहा है और साथ में क्या रिलीज हो रहा है आपके पास, CO2। क्योंकि आर माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरली स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा स्टेप कैसा है, RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और बहुत ही स्लो स्टेप होगा, यानी बहुत ही स्लो में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ओके, फिर उसके बाद जो हमारे पास OH माइनस NaOH वो CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या होने लगा, HCO3 माइनस। ओके, और ये आर माइनस जो हमारे पास बेस बना था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, यानी कि आर माइनस जब भी इसका H ले जाएगा तो यहाँ पे बनेगा CO3 माइनस, और ये सोडियम के साथ कंबाइन करके हमारे पास क्या फॉर्मेशन कर लेगा, Na2CO3 का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, यहाँ अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो RDS हमारे पास है उसमें देखो तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बेनाइन का, नहीं आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बेनाइन मीन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं कार्बेनाइन। हेंस कि जो RDS है उसमें क्या बोलेंगे, अगर प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा। आपने कैनेटिक्स में इस बारे में पढ़ा होगा कि जितना प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम में बात करते हैं, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा। ओके, तो रेट ऑफ जो डिकार्बोक्सिलेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पहला फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन कितना ज्यादा है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन किस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने ज्यादा लगे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, कि इलेक्ट्रॉन पहले से नेगेटिव चार्ज है, कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या करेगा वहां पे, अनस्टेबल होगा। ओके, तो इसलिए हम बोलेंगे जब भी हमारे पास -I ग्रुप प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन कंपाउंड के अंदर, तो हमारे पास, तो वहां पे हम वीक बेस भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे NaOH लिया था स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी जगह वीक बेस लेके चलेंगे तो भी हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। ओके, जो हमारे पास है कि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, इसमें क्वेश्चन आता है कि NaOH का यूज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे क्या काम है, हमने क्यों सोडा लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड साथ में यूज किया है। तो उसके ऊपर हमारे पास जो रीजन है कि जो हमारा NaOH होता है बेसिकली वो क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोप का मतलब क्या है कि जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। ओके, तो मॉइस्चर अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्या किया हुआ है, ड्राई रखा हुआ। ओके, तो NaOH को ड्राई रखने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है यहाँ पे। क्लियर है, तो आप इसके लिए रीजन लगोगे कि NaOH जो हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, यानी कि एटमोसफेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है और हमारे पास वेट हो सकता है। ओके, तो फिर अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जो डीकार्बोक्सिलेशन होगा हमारे पास, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से किसमें फास्ट होगा। ओके, तो अभी हमने ऊपर बात की थी कि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा उतना रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास फास्ट होगा। तो NO2 हमारे पास कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि CH3 कैसा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये हमारे पास प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी थर्ड की, और सेकंड सबसे ज्यादा होगा। पहले में कोई भी ग्रुप नहीं लगा है तो वो बीच में आएगा, तो हमारे पास रेट जो आएगा ऑर्डर वो आपके पास ये आने वाला है। ओके, फिर अगर बात करें कि इस रिएक्शन से बेसिकली हम, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें डायरेक्टली बेंजीन बनाना है, अगर बेंजीन किसी भी रिएक्शन में आपके पास फॉर्म हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है आपके लिए। ओके, तो बेंजोइक एसिड की जब भी हम डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो हमारे पास बेंजोइक बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर आ सकता है, इसलिए रिएक्शन इजिली चलेगा हमारे पास। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछले हमने जो भी रिएक्शन अभी तक करे हैं उसमें हम CH4 को मेथड से गुड यील्ड में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा मेथड जिसमें आप CH4 बहुत ही गुड यील्ड में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास बन जाता है। ओके, फिर अगर बात करें कि जो हमारे पास बीटा कीटो एसिड्स होते हैं, बीटा कीटो मीन्स जो बीटा पोजिशन में डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो। ओके, तो उनको हमें सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको हम डायरेक्टली हीट करके हम डिकार्बोक्सिलेट कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी हमारा डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये CO2 ग्रुप आपका बाहर जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या फॉर्मेशन होने वाला है, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज आपके पास क्या होगा, रेजोनेंस में स्टेबलाइज। ओके, जिसकी वजह से अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है तो काफी स्टेबल हो जाएगा, तो वहां पे हमें NaOH की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम जब भी डायरेक्टली हीट करेंगे तो हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन, यानी कि इसमें बेसिकली एसीटोन का फॉर्मेशन। ओके, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बात करें तो आप डायरेक्टली यही करोगे, जब भी आप काउंट करोगे पहले कि बीटा पे हमारे पास क्या होना चाहिए, कीटो होना चाहिए, डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर इसके बात करें तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और इसके साथ वाला क्या होगा, बीटा कार्बन। तो बीटा पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो डबल बॉन्ड O बनने वाला है। ठीक है, प्लस CO2 यहाँ से
रिमूव हो जाएगा। इस तरह अगर बात करें नेक्स्ट में, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जो हमने हीट किया, अब यहाँ पे भी अपने को बीटा चेक करना है। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा। अगर इसके लिए बात करें तो यहाँ पे इसका अल्फा ये होगा, इसका बीटा ये होगा। तो इसलिए ये वाला हमारा ग्रुप डिकार्बोक्सिलेट नहीं होगा, सिर्फ ये डिकार्बोक्सिलेट होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो अपने पास आएगा डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे COOH ग्रुप लगा रहे। क्लियर है? सिर्फ एक हमारे पास CO2 रिमूव होगा। फिर अगर बात की जाए फोर्थ में क्या रिएक्शन पॉसिबल होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, बट अगर बात करें कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो, डबल बॉन्ड OH ग्रुप है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है। इसके लिए ये हमारे पास अल्फा हो जाएगा, ये कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में आ गए तो उसका भी डबल बॉन्ड आप काउंट करोगे। ओके, तो इसको हीट करेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH बनेगा। ओके, अब इसके बाद आगे इसमें कोई भी बीटा कीटो नहीं है, तो ये फर्दर अब डिकार्बोक्सिलेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको नोट बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा हमारे पास जो है कि डबल बॉन्ड O जो हमारे पास है, उसके अलावा डबल बॉन्ड CH2 आता है, या डबल बॉन्ड NH आता है, या डबल बॉन्ड O आता है। इन सभी में हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। हमें बेसिकली नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है। आपको ये देखना है कि जो भी नेगेटिव चार्ज जो बना है वो अगर कॉन्जुगेशन में जा सकता है तो वहां पे वो स्टेबिलिटी देगा। तो यानी कि इन सब में भी तुम्हारे पास डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर एक क्वेश्चन हम करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड कितने होंगे, यहाँ पे आपको ये बताना है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे आके इसको बताइए, मैं वहां पे इसका सही करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। ओके, सो ऑल द बेस्ट।